हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ अमन पाठक और हम अपने अगले वीडियो में फिर से हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था की इस अगली कड़ी में। तो हमने स्टार्ट किया था कि भारत का संवैधानिक इतिहास या क्या था, विकास किस तरीके से इवॉल्व किया भारत का संविधान। तो हमने दो तीन चार अधिनियम एक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। यह 1600 का चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी की स्थापना हुई, 15 वर्षों का अधिकार मिला उससे व्यापार करने का। और फिर हमने बात किया कि 1726 का चार्टर एक्ट, जिसमें जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो कि पहले डायरेक्टर करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होता था। और थर्ड जो हमने बात किया था 1773 का, जिसमें पहली बार दिखाया जाता है कि एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वहां परिलक्षित होती है। 1773 के चार्टर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक, फिर उसके बाद हमने 1781 का पढ़ा, संशोधनात्मक जो एक्ट लाया गया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था उसे। अब आइए अगला डिस्कस कर लेते हैं 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, तो इसके बारे में क्या कुछ है आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उनका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। पहले कंपनी दोनों ही मामले देखती थी, राजनीतिक एवं जो व्यापारिक मामला था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि पहले तो ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक वगैरह मामले को देखता था, लेकिन राजनीतिक मामले को कंट्रोल करने के लिए अब 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कर दिया जाता है कंपनी के राजनीतिक मामलों पर। और इस पे सम्राट जो होते थे, सम्राट ब्रिटेन के, उनका नियंत्रण होता था। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार का अब कंट्रोल होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इस देश में जो एक मतलब कि एक तरीके से प्रशासन है, पूरा राजनीतिक हो चाहे व्यापारिक कार्यों का प्रशासन हो, दोनों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं द्वैध शासन। तो ये तो हुआ द्वैध शासन, लेकिन द्वैध शासन की जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो है कि किसी प्रादेशिक जो इकाई है, कोई प्रादेशिक जो इकाई है या क्षेत्र है, उसके संपूर्ण हिस्सों को दो भागों में विभाजित करते हुए उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिट या इकाई द्वारा प्रशासन किया जाना ही द्वैध शासन कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से द्वैध शासन की शुरुआत इससे भी 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट पुनः शुरुआत की गई, पुनः इसलिए क्योंकि इसके पहले भी द्वैध शासन लाया जा चुका। तो आइए कम से कम द्वैध शासन की हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, कि द्वैध शासन कब आया और किसने फिर समाप्त किया, फिर 1784 में आया। क्लियर? तो जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन, ठीक, द्वैध शासन का प्रारंभ पहले, ठीक, प्रारंभ है, अंत है, फिर पुनः प्रारंभ। ठीक, तो प्रारंभ कब किसने किया? प्रारंभ हुआ 1765 में बंगाल में। किसने किया? वारेन रॉबर्ट क्लाइव, ये भी बंगाल के गवर्नर थे। ठीक, तो 1765 में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में लागू किया। तो 1765 में हमने पढ़ा है कि इलाहाबाद की संधि भी थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी वगैरह प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया। किस तरीके से लागू किया? लागू इस तरीके से कि जो बंगाल का प्रशासन था पूरा, उसको दो भागों में बांट दिया। पहला क्या था? निजामत मामला, निजामत, और दूसरा था दीवानी। ठीक, तो निजामत जो मामला था वो किसके अधीन चला गया? नवाब के अधीन। और जो दीवानी का मतलब रेवेन्यू वगैरह जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, उसे कंपनी ने अपने पास रखा। कंपनी
कंपनी ने इस मामले में क्यों इंटरफेयर नहीं किया, क्यों रिवेन्यू का ही सेक्टर अपने पास रखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला तो कारण है कि अगर कंपनी तो नई नहीं थी उस समय क्षेत्र में, अगर डायरेक्ट पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लेती, कंट्रोल ले लेती, तो शायद हो सकता है कि जन विद्रोह का सामना करना पड़ता, उसे भयंकर जन विद्रोह का सामना, पहला। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जन विद्रोह से क्यों बचना चाहती थी, क्योंकि उस समय वो लड़ाई नहीं करना चाहती थी, किसी भी तरीके से के युद्ध से बचना चाहती थी। युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर करना चाहती थी जो उसके रेवेन्यू को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। क्योंकि जब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1773 से लेकर के 1813 तक, ये या इसको बोल सकते हैं 1765 भी कर सकते हैं, 1765 से 1813 तक जो ये काल था, इसे कहते हैं व्यापारिक चरण, व्यापारिक चरण या वाणिज्यिक चरण। इस चरण में कंपनी मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन को टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा राजस्व संग्रह पे ध्यान देती है। तो ऐसे में वो युद्ध से या जन विद्रोह से, किसी प्रकार के जन विद्रोह से बचना चाहती है। क्लियर? तो इसीलिए उसने केवल अपने पास रिवेन्यू का अधिकार रखा और नवाब को औरसत दे दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास अभी और शासन प्रशासन चलाने के लिए, संचालित करने के लिए बंगाल के, उसके पास प्रशिक्षित जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका अभाव था। अगर थे भी तो वहां पे जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों के जो कर्मचारी होते थे वो बहुत महंगे होते थे। ऐसे में उनके लिए उनको रखना बहुत दुष्कर कार्य था। तो ऐसे में कंपनी ने केवल रिवेन्यू को ही अपने पास रखा, ये रहा। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, क्लियर? और अंत कब हुआ? 1772 में। ये कब तक चला? 1765 में लागू हुआ और 1772 तक चला। और अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। ये चूंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और 1773 के थ्रू चूंकि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ऐसे में ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। तो जब वारेन हेस्टिंग्स आए 1772 में, तो उन्होंने क्या किया? इसको द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। क्लियर? तो अब द्वैध शासन जब 1772 में खत्म हो गया, फिर से अब क्या हो गया? फिर से जब 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, तब यहाँ पे कहा जाता है कि फिर से जो है द्वैध शासन की शुरुआत किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक और जो राजनीतिक मामला है उसको अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में पुनः यहाँ पे शुरुआत की जाती है। तो ये रहा द्वैध शासन का पूरा इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुटअप किए गए हैं, जब चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, तो ऐसे में यहाँ से पूछने के चांस है, स्पेशली जो प्रीलिम लेवल का एग्जाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं कि ये तो बस 1784 के पिट्स जो इंडिया एक्ट था उसके तहत द्वैध शासन का प्रावधान क्या क्या था। तो कुछ इंपॉर्टेंट है और भी इसे 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड है, तो आइए उसको हम देख लेते हैं। क्लियर? तो आइए दोस्तों, 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कुछ किया था, द्वैध शासन के बारे में क्या है, कब लागू हुआ था, कब अंत हुआ था, फिर पुनः 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा पुनः लाया गया। तो आइए कुछ उसके कुछ और फैक्ट थे देख लेते हैं। इस तरीके से जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की हमने बात की है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल और 4 सदस्य क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे, उनकी जो है उनको गठित किया गया था। तो 4 सदस्य थे, लेकिन इस एक्ट द्वारा 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके माध्यम से जो परिषद है गवर्नर जनरल की, उसके सदस्य संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घटाई गई है इसके माध्यम से। तो चूंकि ये पूरी सीरीज है,
5-6 तक गए हैं, और छठे तक इम्पोर्टेंट है कि छठा कौन बना था, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अगले एक्ट में भी हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा। ठीक। और अगला क्या है, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को कब, जब वो केंद्रीय जो निर्देश है उसका अनुपालन अगर नहीं करते हैं तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक तरीके से पावरफुल बनाता है गवर्नर जनरल को। ठीक है। और ये गवर्नर जनरल को 1935 तक ले जाता है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वहां भी गवर्नर जनरल को पावर दिया जाता है। ठीक। अब अगला क्या है, कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि उपहार चूंकि हुआ क्या था 1773 की हम जो रेगुलेटिंग था उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो कर्मचारी थे उन्हें भ्रष्टाचार के जो है बहुत सारी शिकायतें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे भी कंपनी पर हमने बताया था कि कंटिन्यूसली अब इंक्रीज किया जाएगा अपना कंट्रोल, सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर। तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंट्रोल है। ठीक है। तो कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया, जो उपहार नहीं ले सकते। तो ये रहा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सा एक्ट पड़ता है, डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरीज वगैरह करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आस्क एनी क्वेश्चन। तो धन्यवाद।